नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का, क्योंकि इतने कम वक्त में आपने इस शो को जो बेपनाह मोहब्बत दी है, जो सपोर्ट दिया है और जिस तरह से आपका एक खास रिश्ता इस शो से बना है, हमारी इस मुहिम से बना है, वो दर्शाता है कि आम निवेशक की ताकत कितनी बड़ी है और किस तरह से उसकी शंकाओं का समाधान सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जी हां, बचत करना हमारी और आपकी आदत में शुमार है। पहले ट्रेडिशनल तरीके होते थे, लेकिन अब बचत के तौर तरीकों में हम अपग्रेड हो चुके हैं। हम एक तरह का नया लेवल छू सके हैं और यही वजह है कि इस निवेश को आखिर किस तरीके से करें, यह बड़ा सवाल है। और यह सवाल आपके मन में अक्सर उठता है कि आखिर आपके पास वो कौन कौन से विकल्प हैं और वो कौन से तरीके हैं जिसके जरिए आप अपना निवेश बेहतर बना सकते हैं। ईटी नाउ स्वदेश का ये स्पेशल शो शेयर बाजार सबका अधिकार आपके लिए एक गाइड की तरह है, एक मार्गदर्शक की तरह है, जो आपके निवेश की गाड़ी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाता है। यह आपको शेयर बाजार से जोड़ने की हमारी एक मुहिम है। जी हां, छोटे शहरों के आम निवेशकों को हम इसमें जोड़ते हैं, उनसे हमारा एक खास रिश्ता मजबूत से मजबूत तर बनता जा रहा है। इसमें आसान भाषा में वो तमाम जानकारियां हम देते हैं जो शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न की आपकी राह को और आसान बनाएगा और हिंदुस्तान की तेजी से हो रही आर्थिक तरक्की में आपको भी हिस्सेदार बनाएगा। और आज आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा साहब और तनीषा एकेडमी के नितलेश, और हमारे साथ माफ कीजिएगा आयुष मेहता साहब जुड़े हुए हैं। चलिए दोनों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं और सबसे पहला सवाल हम लेते हैं वसीम का। जी हाँ, वसीम हमारे साथ है मुंबई से इस वक्त। वसीम, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी सर, जी सर। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं। और सबसे पहले तो शुक्रिया, आप हमारी इस खास मुहिम का हिस्सा बने। पूछिए, आपका सवाल क्या है। जी सर, मेरे पास टीसीआई एक्सप्रेस का 1470 का एवरेज का 100 शेयर है। ठीक है, तो उसे क्या करना है सर? लॉन्ग टर्म के इरादे से मैंने लिया है, लगभग 2 साल के पीरियड के हिसाब से। ठीक है, लॉन्ग टर्म का इरादा है। टीसीआई एक्सप्रेस 100 शेयर इनके पास हैं, 1470 के भाव पे इन्होंने एवरेज किया हुआ है। विवेक बताएं, टीसीआई एक्सप्रेस में इनको इस वक्त नुकसान होता हुआ लॉन्ग टर्म नजरिया है, आपकी क्या राय होगी। देखिए, आप अगर लॉजिस्टिक्स सेक्टर देखो तो ये सेक्टर अभी तक जितना फलना फूलना था उतना हुआ नहीं है देश में, और यहाँ से ग्रोथ काफी अनलिमिटेड है, ये वो मैं बोलूंगा। और मुझे लगता है कि टीसीआई एक्सप्रेस वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज है लॉजिस्टिक स्पेस में आज के दिन, लिस्टेड स्पेस में। तो इसको आप होल्ड करिए। मतलब आपके भाव से काफी नीचे आया है, लेकिन एवरेज की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर इसको लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपको मुनाफा भी होगा और ये आपका वापस खरीदारी का प्राइस भी आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल अच्छी कंपनी है, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए आपको। ठीक है, तो अच्छी कंपनी है और आपको लंबी अवधि का नजरिया है, तो यहां बने रहने की सलाह विवेक जी की तरफ से आती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। और हमारे साथ इस वक्त एक और दर्शक जुड़े हुए हैं और इनका सवाल आईआरबी इंफ्रा पे है। नमस्कार, पूछिए। माफ कीजिएगा, इस वक्त वो उनसे संपर्क हमारा टूट चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश से हर्षद का सवाल हमारे पास इस वक्त मौजूद है और इनका सवाल रिलायंस पे है। 810 शेयर हैं इनके पास और रिलायंस पावर पे इनका सवाल है। 25 रुपए के भाव पे इन्होंने इसमें एंट्री ली हुई है। कई बार जो आम निवेशक है वो इस तरह के स्टॉक्स में फंस जाता है, उसको पूरी जानकारी नहीं होती है। आयुष, मैं आपके पास आना चाहूँगा। रिलायंस पावर आमतौर पे एक तरह से जो आम निवेशक है वो इस तरह के कई स्टॉक्स में फंसा हुआ नजर आता है। बताइए, क्या आपकी बेहतर सलाह होगी। अगर हम हर बात करें तो इसमें ऊपर के लेवल से हमने प्रॉफिट बुकिंग ही देखी है। ट्रेड टू ट्रेड का स्टॉक है, इसमें वॉल्यूम भी हमें ज्यादा देखने नहीं मिलता है। तो मेरी राय यही रहेगी कि स्टॉक से निकल के किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। हर्षित, आप हमारे साथ बने हुए हैं क्या। हर्षित, आप तक आवाज पहुंच रही है। आवाज जी जी।
आपका सवाल जरा एक बार फिर से बताएं। सर पावर के जी जी, लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से उनकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन रिलायंस पावर पे आपको आयुष ने बेहतर तरीके से मार्गदर्शन किया और सलाह यही है कि इसमें आप निकल जाएं तो ही बेहतर है। और इस तरह के स्टॉक्स में आमतौर पे दर्शक जो होते हैं वो कम जानकारी की वजह से फंस से जाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें, उससे पहले कुछ जो शंकाएं, आम शंकाएं होती हैं, उसकी समाधान भी बहुत आवश्यक हो जाता है। हैप्पी सिंह, आप हमारे साथ बने हुए हैं क्या? जी सर, जी सर। जी जी, हैप्पी, ये बताइए, बाड़मेर राजस्थान से हैं आप और पूछिए क्या जानना चाहते हैं। जी, IRB इंफ्रा के मेरे पास 3200 शेयर है, 58 की रेट में, 58 रुपए की। ठीक है, 58 रुपए के भाव पे 3200 शेयर आरबीआई इंफ्रा पे। तो सबसे पहले तो आपको बधाई देनी होगी, क्योंकि जिन लेवल्स पे आपने इस स्टॉक में एंट्री की है वहां से आपको इस वक्त फायदा होता हुआ। विवेक, आईआरबी इंफ्रा पे पहले भी हम इस पे नजरिया दे चुके हैं, लेकिन जरा एक फ्रेश अप्रोच बताइए, हैप्पी को क्या सलाह होगी? 58 रुपए की इनकी खरीद है। देखिए प्रशांत, पहले तो मैं निवेशक को ये बोलना चाहूंगा कि आपको अगर सही में जिंदगी में हैप्पी रहना है तो बाजार में ऐसे शेयर्स खरीदीजिए खरीदिए जो सही में फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग लगे और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा लगे। अब बढ़ते हुए बाजार के साथ आईआरबी काफी ऊपर चला गया है, तो मुझे लगता है कि आपको इसमें से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और बाजार में काफी शेयर्स ऐसे आपको मिल जाएंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशन वाइज भी अभी सस्ते हैं। देखिए देश में इंफ्रा बढ़ने वाला है, अगले बजट में वापस इंफ्रा पे काफी स्पेंडिंग होगा, ये सारे अनाउंसमेंट होंगे। लेकिन जो स्टॉक या आप बात कर रहे हो आईआरबी इंफ्रा, इसमें करीबन 13-14 हजार करोड़ का तो डेट है। मार्केट कैप इसका करीबन 15-17, शायद 48 हजार या 40 हजार का है। तो मतलब आप अगर देखो इतना डेट ली हुई कंपनी, मुझे लगता है कि आपको निकल जाना चाहिए। सेफ्टी इज मोर प्रायोरिटी आज के दिन, जब बाजार एकदम ऊपरी स्तरों पे चल रहा है। तो फिलहाल आपको इससे निकल जाने की सलाह, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह। विवेक का सलाह भी दे दीजिए कि आखिर कौन कौन से विकल्प हैं जो इस रेंज में उनके पास सामने आ सकते हैं, जिन कंपनियों का फंडामेंटल बेहतर और जो आगे बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। प्रशांत देखिए, ऐसे तो अब हम लोग डिस्कस करते ही रहते हैं वेरियस स्टॉक्स, और लेकिन आज अगर मुझे आप पूछो कि डाउन साइड लिमिटेड है और अपसाइड आपको डिसेंट मिल सकता है यहाँ से, तो आप बैंकिंग सेक्टर में जाइए। मेरी वही सलाह रहेगी, बैंकिंग है या फिर फार्मा है। और बैंक्स में ये कई बार बात किया हुआ है, एचडीएफसी बैंक एकदम चीप लग रहा है मुझे आज के दिन, उसको ले सकते हो आप। ऐसे कॉन्ट्रेरियन बंधन बैंक को भी ले सकते हो, काफी दिक्कतें थी बैंक में, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो दिक्कतें अब खत्म होगी धीरे धीरे। तो वहां पे भी आप बाई करके चल सकते हो। तो ऐसे स्टॉक्स अगर लोगे तो आपका डाउन साइड बहुत ही मिनिमल है, लेकिन आपको रिटर्न्स डिसेंटली मिल सकता है। ठीक है, तो आपको वो बेहतर विकल्प भी दे दिए गए जहां पर आप स्टॉक से निकलकर एंट्री ले सकते हैं। वेंकट नरसिम्हन साहब हमारे साथ इस वक्त हैं हैदराबाद से। वेंकट नरसिम्हन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, और बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरा रिलायंस कैपिटल का 500 शेयर है साहब, वो डिलिस्ट हुआ, मेरे को लॉस हो गया ना साहब शेयर होल्डर्स को। कंपनी जरा डूब कर दिया साहब, तो क्या करना मैं अब, करना था सेबी में। ठीक है, तो ये आमतौर पर इस तरह की समस्याएं जो है वो आम निवेशक को आती हैं। विवेक, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। रिलायंस कैपिटल में निवेशक फंसे हुए हैं, क्या राय आपको होगी? माफ कीजिएगा, हम यहाँ पर जो स्टॉक दिखा रहे हैं रिलायंस पावर नहीं है, रिलायंस कैपिटल की बात हो रही है। विवेक, जरा रिलायंस कैपिटल पर नजरिया दीजिए। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो जानकारी के अभाव में इस तरह के स्टॉक्स में फंसे रह जाते हैं। देखिए अब रिलायंस कैपिटल जो पिछली बार ट्रेड हुआ था वो करीबन 26 फरवरी को उस तारीख को हुआ था, और उसके बाद में डीलिस्ट हो गया क्योंकि इसका एनसीएलटी में बिडिंग चल रहा है। अब पहले तो देखिए, जब हम लोग बोलते हैं कि शेयर बाजार आपका अधिकार, तो आपका अधिकार जब वाजिब होगा कि आप सही से निवेश करो। और अगर ऐसे ऐसे स्टॉक्स में आप घुसते हो तो आपको कई बार खामियाजा भरना पड़ता है। अब मुझे लग रहा है कि ये अभी डीलिस्ट इसके लिए हुआ है, एनसीएलटी में इसकी बोली चल रही है,
और कोई ना कोई बिल्डर आके इस कंपनी को टेक ओवर करना चाह रहा है। और रिलायंस कैपिटल में एक बड़ा बिजनेस है, वो है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। सो उसके उस बिजनेस को देख के कई लोग, अभी जैसे रेलीगेयर का चल रहा है वैसे ही इसमें चल रहा है। अभी कब तक खत्म हो जाएगा, 1 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, ये नहीं मालूम है। तो आपके पास और कोई विकल्प है नहीं अभी, आपको ये रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ना बेच सकते हो ना खरीद सकते हो। तो जब इसकी बोली खत्म होके कोई टेक ओवर करता है, अब क्या दाम पे टेक ओवर करता है वो भी बहुत बड़ा सवाल होगा। या तो जीरो पे करेगा, या हो सकता है कि आजू बाजू जो चल रहा है उस रेट पे करे। तो बस वेट एंड वॉच अप्रोच है, कुछ नहीं कर सकते आप इसका। आपको वेट एंड वॉच की रणनीति के साथ इंतजार करना होगा स्टॉक में आगे के एक्शन का, और जो भी कॉर्पोरेट इसमें अपडेट है उस पर बहुत पैनी नजर आपको रखनी होगी। बढ़ते हैं आगे। कल्पना हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ी हुई हैं। कल्पना नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहती हैं। सर मेरे 2 स्टॉक पे इंक्वायरी चाहिए थी। जी। एक कैपेसिट है, 279 पे बाय किया है शॉर्ट टर्म के लिए। एक बार फिर स्टॉक का नाम बताएंगी। कैपेसिट, CAPACITE। ओके। और दूसरा इन्फोसिस पे है, ओके। 1510 में बाय किया है लॉन्ग टाइम के लिए, 35 शेयर है। ठीक है, ठीक है। कैपेसिटी इंफ्रा पे क्या आप किस लेवल पे आपने बाय किया है? 279 पे सर। 279, ठीक है। आयुष जरा राय दीजिए, कैपेसिटी इंफ्रा पे 279 की बाइंग है इनकी। फिलहाल इनके भाव से नीचे है स्टॉक, हालांकि आज हमने देखा कि ये स्टॉक 2.25% के ऊपर रहा। और दूसरा इनका स्टॉक इन्फोसिस है, 1510 रुपए की बाइंग है इन्फोसिस में। दोनों स्टॉक्स पर जरा राय दीजिए। कैपेसाइट इंफ्रा की अगर मैं पहले यहाँ पे बात करें तो कैपेसाइट इंफ्रा में इनको बने रहना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे इनको प्रॉफिट अच्छे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसका एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आएगा 273 274 के ऊपर। जैसे स्टॉक उसके ऊपर निकल के ट्रेड करेगा, इस मंथ 300 तक के लेवल्स फर्स्ट इनिशियल लेवल्स पे देखेंगे, और 300 जैसे ही स्टॉक ऊपर में निकलेगा तो इसमें 325 से 330 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो कैपेसाइट इंफ्रा में डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है यहाँ से डेफिनेटली बाय करना चाहिए। इसमें डिस्क्लोजर रहेगा कि ये स्टॉक हमने कल ही के दिन अपने क्लाइंट्स को भी इन्हीं लेवल्स पे रिकमेंड किया है। और सेकंड स्टॉक अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस 1510 के आसपास की शायद खरीद है इनकी, और अभी चल रहा है 1655। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी पॉजिटिव है इसके। इसमें एक थोड़ा सा ऊपर से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है। जैसे स्टॉक अगेन वापस 1670 रुपए के ऊपर, जो आज से अभी तकरीबन 20-25 पॉइंट ऊपर है, 20-25 पॉइंट रुपए ऊपर निकल के जैसे ही ट्रेड करेंगे इसमें वापस नई रैली देखेंगे जो स्टॉक को ऊपर में 1750 खरीदी देगी। तो दोनों स्टॉक्स पर अभी फिलहाल पॉजिटिव नजरिया, दोनों स्टॉक में आपको बने रहने की सलाह कल्पना जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदीप कुमार शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पटना बिहार से। प्रदीप जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरा करवा से प्रश्न है सर, 2 से स्टॉक पर। ठीक है। पहला है पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड, ओके। हाँ, 65 क्वांटिटी है, 292 पर मतलब कि लिया हुआ है। ठीक है। और दूसरा है रैमको। ठीक है। 37 क्वांटिटी है, 966.24 का। ठीक है। बाइंग है। ठीक है जी सर। एक स्टॉक आपका पीएनबी भी है क्या? हाँ, पीएनबी भी है सर। ये कितने लेवल पे लिया आपने? पीएनबी का सर हमारे पास जो जानकारी है 121 रुपए पे आपने जानकारी भेजी हुई है। जी सर, जी सर, जी। ठीक है, ठीक है। तो पावर ग्रिड आपने लिया हुआ है 292 पे, रैमको आपने लिया हुआ है 966 रुपए के थोड़ा ऊपर, और पीएनबी आपने 121 रुपए पे लिया है। चलिए बारी बारी से विवेक जी, सीधा सवाल आपसे ही है प्रदीप जी का, वो आपसे नजरिया चाहते हैं। पावर ग्रिड पे सबसे पहले राय दीजिए, 292 की खरीद है। हाँ, इनके टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है पहली चीज। और मुझे लगता है कि अगर आप पावर ग्रिड को थोड़ा सा समय दे सकते हो, मतलब अगला समझ लो कि 24 महीने से 36 महीने आप इसको रखते हो, तो मुझे लगता है कि अभी भी स्टॉक अच्छा करेगा। यहाँ से जो पावर सेक्टर है वो बहुत अच्छा कर रहा है। और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स के डिस्कॉम्स है जो इन कंपनीज को पेमेंट नहीं दे रही है, उनपे भी एक दबाव बना के रखा हुआ है गवर्नमेंट ने कि इनका पेमेंट भी आप रिलीज करो। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है जो पावर ग्रिड और जितने भी पावर सेक्टर रिलेटेड स्टॉक्स है उनको अच्छा आगे चल के चलाएगा। तो इसको तो होल्ड करना है आपको, और अगर किसी को बाई भी करना हो तो ऑन टिप्स आप इसको बाई कर सकते हो। दूसरा था, याद नहीं है मुझे कौन से स्टॉक्स थे जी।
रैमको सीमेंट। तो हाँ, को देखिए सीमेंट है एक, रामको सिस्टम, दो तीन रामको इंडस्ट्रीज, दो चार कंपनीज है इस सेक्टर में। मैं सीमेंट के बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। काफी स्टॉक बढ़ चुका है और आपने अगर हायर दामों पे लिया हुआ है और आपको नुकसान हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप अगले मतलब कुछ दिनों में थोड़ा बहुत भी यहाँ से आपको रिकवरी दिखता है ना, आपको निकल जाना चाहिए। सीमेंट ओवरऑल लॉन्गर टर्म के लिए ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज रामको यहाँ से काफी मुझे कॉस्टली लग रहा है। एक और स्टॉक है इनका, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, 121 रुपए की बाइंग। देखिए पीएनबी इनफैक्ट हमने कल भी डिस्कस किया था और मुझे लग रहा है कि और कल उस शो में कई मतलब डिटेल में हमने डिस्कशन की थी। मुझे लग रहा है कि पीएनबी यहाँ से अब कॉस्टली है, महंगा लग रहा है। और पीएनबी को अगर बेच के आप बैंक ऑफ बड़ौदा भी ले लेते हो, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी, उसी साइज की कंपनी से समझ लो, बैंक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा लेते हो तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी आपको ज्यादा मिलने की उम्मीद रहेगी। पीएनबी वैल्यूएशन वाइज अब मुझे कॉस्टली लगने लग गया है। मैंने इस पे बाई दिया था 70-80 रुपए पे, लेकिन अब थोड़ा सा महंगा लग रहा है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे सस्ता लग रहा है आज भी। तो आप इसको खाली, दोनों सरकारी बैंक है, दोनों एक ही टाइप की बैंक है, मतलब लगभग जुड़वा भाई है समझ लो आप। लेकिन बस पीएनबी से आप पैसा निकाल के बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको डालना है। ठीक है, तो ये एक बेहतर सलाह आपके तमाम स्टॉक्स पर इस वक्त मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, अगले दर्शक को जोड़ते हैं। नंदू जी हैं नागपुर महाराष्ट्र से। नंदू जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नंदू, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी सर। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। अशोक लेलैंड के बारे में जानना चाहता हूँ जी, किस भाव पे खरीदा है आपने? मेरा है सर 178.50 ऐसा एवरेज आया हुआ है। ठीक है ठीक है, चलिए अगर हमारी जानकारी सही है 1500 स्टॉक हैं आपके पास? 1500 स्टॉक। ठीक है ठीक है, तो चलिए इस पे एक राय देते हैं। फिलहाल नुकसान आपको यहाँ पर होता हुआ। आयुष, अशोक लेलैंड क्या नजरिया बन रहा है? अशोक लेलैंड की अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट पे काफी टाइम से स्टॉक एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। अभी इसमें ऐसा कोई रिवर्सल जैसा ट्रेड नहीं दिख रहा है, बट इसमें मैं आपको एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा जो कि होता है 160 के लेवल से। अगर ये स्टॉक 160 ब्रेक करते हैं तो इसमें थोड़ी सी और वीकनेस बढ़ सकती है, तो 160 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करके रखिए। और इसमें जो भी बड़ी रैली आएगी वो 177 के ऊपर ही आएगी। 177 के ऊपर अगर क्लोजिंग लेता है तो फिर हम इसमें 200 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया अशोक लेलैंड पर इस वक्त आयुष जी की तरफ से आता हुआ। चलिए अब कुछ लाइव सवाल जो है हम ले लेते हैं यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब के जरिए भी हमारी इस मुहिम से लोग जुड़ रहे हैं। श्रवण कुमार हैं और इनका सवाल रेल विकास निगम पे, आरवीएनएल पे है। 270 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, 2000 शेयर इनके पास हैं और लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं। रेलवे स्टॉक्स पर हमने लगातार चर्चा की है। विवेक का जरा एक विस्तृत नजरिया दीजिए। आरवीएनएल पे 270 की बाइंग है श्रवण कुमार की। देखिए मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की ही सलाह दूंगा, क्योंकि स्टॉक काफी गिर चुका है ऊपरी स्तरों से। लगभग ये 320 गया था और उसके बाद में 250 अभी चल रहा है। तो छोटा मोटा रिकवरी आएगा, पक्का आएगा वो। लेकिन उस वक्त उस समय आपको इसमें से निकलना चाहिए। अब रेलवे पे मैं क्या बुलिश नहीं हूँ, मैं काफी बुलिश हूँ। मुझे लग रहा है कि रेलवे सेक्टर एज ए होल बहुत अच्छा करेगा। लेकिन जितने भी प्राइजेस है ना प्रशांत, ये कल मैं अभिषेक से भी यही बात कर रहा था, जितने भी प्राइजेस है ये रेलवे कंपनी अगले कुछ सालों का जो मुनाफा होने वाला है या फिर उनको फायदा होने वाला है, वो सारा का सारा आज के दिन ही फैक्टर्ड इन है। अब ये होगा कि अगर सरकार, अब मार्केट चाहता है कि जो अभी सरकार है वही रिपीट हो, और लग रहा है कि वही रिपीट होगा। अगर होता भी है तो ये कि नया ट्रिगर क्या होगा, अब बाजार को मालूम है कि ऐसे ही होने वाला है लगभग। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आप अगर फ्रेश बाइंग करते हो तो आपका अपसाइड बहुत लिमिटेड है। डाउनसाइड नहीं होगा लेकिन अपसाइड बहुत लिमिटेड है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर जाए आपको मुनाफा बुक करना चाहिए, और ऐसे सेक्टर्स में जाओ जहां पे बहुत ज्यादा रनअप नहीं है और विजिबिलिटी अभी भी लगे कि यहाँ पे कुछ भी अगर पॉजिटिव होता है तो आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं दो अच्छे सेक्टर, मतलब बहुत बुलिश हूँ दो सेक्टर्स पे। वो है एक तो बैंकिंग और एक है फार्मा। तो इन दो पे आप अगर लेते हो तो आपका डाउन साइड बहुत मिनिमल है, लेकिन अपसाइड ज्यादा हो सकता है। तो आपको ऐसे गेम खेलना होगा। तो ये एक बेहतर नजरिया, एक खास रणनीति फिलहाल आरवीएनएल पे। और जाहिर सी बात है कि इन तमाम सेक्टर और
स्टॉक्स को स्कैन हम बहुत बारीकी से करते हैं और इन सब के बीच में आपसे हमारी गुजारिश है कि लगातार आप हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि लगातार आपके सवाल हमारे पास आ रहे हैं। समय की कमी की वजह से कुछ सवाल हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आगे के शो में हम इन सवालों को शामिल करेंगे। फिलहाल हम अपने दोनों एक्सपर्ट विवेक और आयुष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।